वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस 20th लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। ये 20वां लेक्चर है अपना, ठीक है। 20 लेक्चर नंबर 20। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं फ्लाईव्हील के बारे में, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने फ्लाईव्हील की क्यों जरूरत पड़ी ये हमने देखा कि जो फ्लक्चुएशंस आते हैं हमारे क्रैंक रोटेट करने की वजह से, उनको रिड्यूस करने या कंट्रोल करने के लिए हम अपने सिस्टम में फ्लाईव्हील को इंसर्ट कराते हैं, लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्लाईव्हील क्या है, व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशन, जो हमने देखा अपने सिस्टम में क्या होता है, जब भी हमारे सिस्टम में फ्लक्चुएशंस आते हैं, थीटा चेंज होता है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ, अगर याद हो आपको, एफ आर डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा, और यहां पे क्या था, साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो जब भी थीटा चेंज हो रहा था तो थीटा चेंज होने की वजह से मेरा साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा बदल रहा था, और ये मेरा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम चेंज हो, ठीक है। जो टर्निंग कपल था वो चेंज हो रहा था, बार बार फ्लक्चुएशंस आ रहे थे। तो अब हम क्या चाहेंगे कि हमारे सिस्टम में हमको फ्लक्चुएशंस ना मिले। तो फ्लक्चुएशंस ना मिले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं, फ्लाईव्हील की हेल्प से। व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन इनपुट और आउटपुट ऑफ द एनर्जी, व्हेन देयर इज फ्लक्चुएशंस इन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द energy, a device with high moment of inertia is used to control or reduce the fluctuations। ध्यान दीजिएगा, फ्लाईव्हील पे क्वेश्चन बनता है, क्या ये खत्म करने के लिए जो फ्लक्चुएशंस आते हैं उनको पूरी तरीके से खत्म कर देता है? नहीं, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है या तो रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है, कि जिस भी अमाउंट से जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनको थोड़ा सा कम कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं कि फ्लक्चुएशंस पूरा गायब ही हो जाएगा हमारे सिस्टम से, ऐसा नहीं होगा। उन फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर देगा, थोड़ा कम कर देगा, उनकी लिमिट को कम कर देगा, ठीक। तो व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशंस इन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द एनर्जी, अ डिवाइस विद हाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब एक ऐसे डिवाइस जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा हो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जो आपका मास है सिस्टम का वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। A device with high moment of inertia is used to control or reduce the fluctuations of speed due to uneven supply and demand is known as flywheel। मतलब जो fluctuations हमारे सिस्टम में आते हैं, अब कह रहा है कि ये fluctuations हमारे सिस्टम में जो आते हैं ये किस वजह से आते हैं, क्यों आते हैं, ये fluctuations क्यों आते हैं। तो ये आते हैं ड्यू टू, क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू अनइवन सप्लाई, या तो सप्लाई प्रॉपर नहीं हुआ या जो डिमांड है वो प्रॉपर नहीं हुई। मतलब जो अंदर टॉर्क डिलीवर हो रहा है, क्रैंक एफर्ट टी, तो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम का टी है, टॉर्क या क्रैंक एफर्ट आप जिसको बोल रहे हो, जब वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वो बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उसके कारण जो फ्लक्चुएशंस आए उनको रिड्यूस करने के लिए हमने जिस डिवाइस का यूज किया, जिसका प्रयोग क्या है, फ्लाईव्हील, ठीक है। अब फंक्शन क्या है इसका, फ्लाईव्हील यूज्ड इन मशीन सर्व्स एज अ रिजर्वायर। रिजर्वायर मतलब क्या होता है, जो अपने अंदर चीजों को स्टोर करें और जरूरत पड़ने पर आपको वापस लौटा दे, उनको हम बोलते हैं रिजर्वायर। जैसे टैंक होता है आपका रिजर्वायर, उसमें आप पानी स्टोर करते हो, तो जब तक पानी आ रहा है नल से आप यूज कर रहे हो, पानी खत्म हो गया फिर आप रिजर्वायर से यूज करते हो। इन द सेम मैनर क्या करता है ये फ्लाईव्हील, क्या करता है, अब जब क्रैंक आपका टर्न कर रहा है तो क्रैंक एफर्ट जो एफटी मिला, और जब उसमें हमने आर का मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला, टर्निंग मूवमेंट मिला। तो कभी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि थीटा बदलने के साथ साथ हमारा टी चेंज हो रहा था। तो जब थीटा बदल रहा है तो हमारा टी भी बदल रहा है। तो उस पूरी साइकिल में कुछ थीटा ऐसे मिलेंगे, मतलब कुछ क्रैंक एंगल हमें ऐसे मिलेंगे जिस पर वो टॉर्क या जो टर्निंग मूवमेंट था उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी हमारी रिक्वायरमेंट से। मतलब हमको चलाने के लिए चाहिए मान लीजिए 10 न्यूटन मीटर, और वहां से हमको मिल रहा है 20 न्यूटन मीटर, जरूरत से भी ज्यादा मिलेगी। और कभी कभी ऐसा होगा कि चलाने के लिए हमको 10 चाहिए, 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और वहां से जो हमको सप्लाई से मिल रहा है वो मिल रहा है 5। तो कभी कभी बहुत ज्यादा मिलेगा, कभी कभी बहुत कम।
ठीक है। तो वहां पर फ्लाईव्हील क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ रिजर्वायर, मतलब जिस वक्त हमें सिस्टम से ज्यादा टॉर्क सप्लाई हो रहा होगा, ज्यादा टर्निंग मूवमेंट मिल रहा होगा, वो उस टर्निंग मूवमेंट को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहूं, मान लीजिए किसी गाड़ी को चलाने के लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको किसी को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने या घुमाने के लिए 10 न्यूटन मीटर का मान लीजिए टर्निंग मूवमेंट चाहिए, ठीक है, और क्रैंक रोटेट कर रहा है, इंजन आपका रोटेट कर रहा है, तो वहां से आपको किसी मूवमेंट पे, किसी थीटा पे क्रैंक किसी एंगल पर आपको जो मिला टर्निंग मूवमेंट वो है 20 न्यूटन मीटर। तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा 10 मिला, मतलब 10 चाहिए था आपको, 20 मिल रहा है तो 10 एक्स्ट्रा मिला ना, उस 10 को फ्लाईव्हील अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, और फिर किसी मूवमेंट पे मान लीजिए आपको 10 चाहिए चलाने के लिए और आपको वहां से जो सप्लाई से मिल रहा है वो 5 ही मिल रहा है, उस वक्त कमी पड़ गई, तो हम यहां फ्लाईव्हील से वो जो एक्स्ट्रा 10 उसने स्टोर किया था 5 हम ले लेंगे। बात समझ में आई? तो अ फ्लाईव्हील यूज्ड इन मशीन सर्व्स एज अ रिजर्वायर विच स्टोर्स एनर्जी, वो क्या करेगा, एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, विच स्टोर्स एनर्जी ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन, उस पीरियड में एनर्जी को स्टोर करेगा, व्हेन द सप्लाई ऑफ एनर्जी इज मोर देन द रिक्वायरमेंट, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा एनर्जी अगर इसको मिलेगी तो वो उस ज्यादा एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, रिक्वायरमेंट से जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, एंड रिलीज एनर्जी, क्या करेगा, और वो उस स्टोर एनर्जी को बाद में रिलीज करेगा। कब रिलीज करेगा, ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी इज मोर देन द सप्लाई, मतलब अब डिमांड ज्यादा हो गई, मतलब अब क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए, क्रैंकशाफ्ट पे बार आउटसाइड पे जो आपको चाहिए लोड टर्निंग मूवमेंट, वो चाहिए मान लीजिए ज्यादा 20 का, ठीक है, और यहां से आप क्या कर पा रहे हो, 10 ही दे पा रहे हो। अब क्या होगा, अब फ्लाईव्हील जितना स्टोर किया हुआ था उस स्टोर एनर्जी को रिलीज करेगा, वापस देगा। तो बात समझ पा रहे हैं? तो अब क्या है कि जब ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो फ्लाईव्हील स्टोर करेगा, और जब कम एनर्जी मिलेगी तो फ्लाईव्हील उस स्टोर एनर्जी को रिलीज कर देगा। तो रिजर्वायर का भी तो यही काम होता है, रिजर्वायर का भी यही काम होता है। तो फ्लाईव्हील को हम बोल सकते हैं इट एक्ट्स एज अ रिजर्वायर। पॉइंट समझ में आइए, क्लियर है पॉइंट? तो फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है, फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पूरे पीरियड के दौरान कि जब तक क्रैंक रोटेट कर रहा है ये कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा, इट सिंपली रिड्यूस द स्पीड फ्लक्चुएशंस, मतलब जो भी फ्लक्चुएशंस हमारे सिस्टम में आ रहे होंगे ड्यू टू द चेंज इन टर्निंग मूवमेंट, ठीक है, वो उन फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस करेगा। देखिए इन फ्लक्चुएशंस को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो फ्लाईव्हील क्या है, फ्लाईव्हील तो सबसे पहले रिजर्वायर की तरीके से काम करेगा, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करेगा। कब स्टोर करेगा, जब सप्लाई ज्यादा है, और उसके बाद उस एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा व्हेन द रिक्वायरमेंट एनर्जी इज मोर देन द सप्लाई। उसके बाद ये स्पीड फ्लक्चुएशंस को कम करता है, रिड्यूस करता है, कांस्टेंट स्पीड मेंटेन नहीं करता। इतनी सारे पॉइंट्स क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? चलिए, द फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील बताइए, द फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील, द फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील टू मैक्सिमाइज कांस्टेंट स्पीड, रिड्यूस द स्पीड फ्लक्चुएशंस। बताइए कह रहा है फ्लाईव्हील का फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड को मैक्सिमाइज करना, जितना मैक्सिमम स्पीड को वो कांस्टेंट कर सके, या रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, हम क्या बोलेंगे, रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशन। ठीक है, क्या फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को रिड्यूस ही तो करता है ये, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील, सबसे मेन फंक्शन क्या है फ्लाईव्हील का, बताइए।
टू एब्जॉर्ब एनर्जी ड्यूरिंग दीज पीरियड्स ऑफ क्रैंक रोटेशन व्हेन टर्निंग मूवमेंट इज लेस देन द रेजिस्टिंग टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड, नहीं स्पीड को कांस्टेंट नहीं मेंटेन करता, टू मेंटेन द कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक, गलत है भाई, अभी अभी हमने पढ़ा ना, यहां पे देखिए फ्लाईव्हील डज नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब फ्लाईव्हील स्पीड को कांस्टेंट नहीं करेगा, इट सिंपली रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फ्लक्चुएशंस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू लिमिट द फ्लक्चुएशंस, मतलब हमारे सिस्टम में जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उनको लिमिट में रखे, लिमिट में रखने का मतलब रिड्यूस करे। पॉइंट समझ में आ रहा है? टू लिमिट द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड ड्यूरिंग द ईच साइकिल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लिमिट करने का मतलब होता है कि किसी को रिड्यूस कर देना। लिमिट लगाते हो जब आप किसी पे, मान लीजिए फील्ड आपकी कोई लाइन आपकी 10 मीटर लंबी है, आपने लिमिट लगा के उसको 5 मीटर की कर दी, तो आपने क्या किया, लिमिट को रिड्यूस कर दिया ना, 10 मीटर से 5 मीटर लेंथ को रिड्यूस कर दिया। तो लिमिट का मतलब होता है किसी को रिड्यूस करके रखना। तो क्या करेगा, टू लिमिट द फ्लक्चुएशंस ऑफ स्पीड ड्यूरिंग द ईच साइकिल। क्लियर? अब देखिए टी थीटा डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। तो जब हम टॉर्क थीटा डायग्राम बनाते हैं, किसके लिए, टॉर्क टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, किसके लिए, मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए, तो वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। ये हमको मिलता है टॉर्क थीटा डायग्राम, टर्निंग मूवमेंट। तो देखिए आपको मैंने जो फॉर्मूला पढ़ाया था मल्टी सिलेंडर, मैंने वो फॉर्मूला आपको पढ़ाया था सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए, यहां पे मल्टी सिलेंडर इंजन बनाया जा रहा है, ठीक है। तो दिस डायग्राम इज फॉर द मल्टी सिलेंडर इंजन, मतलब कई सारे हमने सिलेंडर लगा रखे हैं अपने सिस्टम में। तो अगर कई सारे सिलेंडर लगा रखे हैं तो क्या होगा, जब एक सिलेंडर का कंप्रेसिव या सक्शन होगा तो दूसरे का पावर स्ट्रोक होगा। फिर मान लीजिए उसी वक्त कोई तीसरा सिलेंडर आया, उसका भी पावर स्ट्रोक हो गया, ठीक है। तो इसमें हमको कई सारे पावर स्ट्रोक मिलेंगे, कंप्रेशन पावर, इस तरीके के स्ट्रोक मिलते रहेंगे मल्टी सिलेंडर में। तो देखिए इस वाले पॉइंट के नीचे क्या है, नेगेटिव है, ऊपर क्या है, प्लस है, फिर यहां पे नेगेटिव है, फिर यहां पे प्लस है, फिर यहां पर नेगेटिव, फिर यहां पर प्लस। समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है यहां पर किसी साइकिल में आप देखो टर्निंग मूवमेंट ये है, टर्निंग मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर किसी साइकिल में टर्निंग मूवमेंट रिड्यूस हो रहा है, फिर किसी साइकिल में टर्निंग मूवमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर टर्निंग मूवमेंट रिड्यूस हो रहा है। दिस इज माई मीन लाइन, ठीक है। ये वाली जो लाइन है वो हमारी है मीन लाइन, ये वाली जो लाइन जा रही है ये है हमारी मीन टॉर्क की लाइन, जिसमें टॉर्क हमारा क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है, ये वो वाली लाइन है। तो ये है हमारी मीन टॉर्क लाइन। तो ये हो गई हमारी मीन टॉर्क लाइन। तो कभी टॉर्क क्या होगा, टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ था, फॉर द सिंगल सिलेंडर इंजन F डिवाइडेड बाई कॉस बीटा, साथ में R, और यहां पर साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा। क्लियर? इतना पढ़ा हुआ था। तो किसी साइकिल में टॉर्क हमको बहुत ज्यादा मिलेगा क्योंकि थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो कभी थीटा की वैल्यू ऐसी हो गई, थीटा की वैल्यू मान लीजिए ऐसी हो गई कभी कि टॉर्क हमें बहुत ज्यादा मिला, कभी थीटा की वैल्यू ऐसी हो गई, टॉर्क हमें बहुत कम मिला, तो हमें एक वेरिएबल टॉर्क मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये ड्यूरिंग साइकिल ही हमें एक वेरिएबल टॉर्क मिलता रहेगा, वेरिएबल टर्निंग मूवमेंट। तो हमें ये एक वेरिएबल टर्निंग मूवमेंट मिलता रहेगा। पॉइंट क्लियर है? अब इसमें हमको समझना क्या है, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिएगा, इसमें हम समझाना क्या चाह रहे हैं, इसको मैं क्लियर करता हूं। पेन। अब देखिए अगर आपको याद हो तो टॉर्क थीटा डायग्राम हमें क्या देता है, इसका जो एरिया देता है वो हमें देता है वर्क डन पर साइकिल, ठीक है। जब हम टॉर्क थीटा डायग्राम का एरिया निकालते हैं, टॉर्क थीटा डायग्राम, इसका जब हम एरिया निकालते हैं तो टॉर्क थीटा डायग्राम का एरिया हमें देता है, क्या देता है, टॉर्क थीटा डायग्राम का एरिया हमें देता है वर्क डन पर साइकिल, मतलब E इज इक्वल टू T इंटू थीटा, वर्क डन पर साइकिल, ये मिलता है हमें, ठीक है।
तो ये जो एरिया मिला मुझे, ये एरिया कैसे दिखाई दे रहा है? पॉजिटिव है ना, टॉर्क मीन के ऊपर है, तो दिस इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज अगेन पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव एरिया का मतलब हमारे सिस्टम में एनर्जी ज्यादा हुई, हमारे सिस्टम में ज्यादा एनर्जी मिल रही है हमें। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? हमें वर्क मिल रहा है, और अगर हमें वर्क मिलेगा सिस्टम में तो हमारी स्पीड क्या होगी? बताइए, हमारी स्पीड क्या होगी? जो भी क्रैंकशाफ्ट होगा, हमारा रोटेटिंग पार्ट, जो भी हमारा रोटेटिंग पार्ट होगा, जो भी हमारा रोटेटिंग पार्ट होगा, उसकी स्पीड बताइए क्या होगी? उसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, जब पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो इसको मैंने पॉजिटिव बोला हुआ है। तो मान लीजिए यहां पे मैं स्पीड लेता हूं, ठीक है, यहां पे मैं स्पीड लेता हूं, लेट्स से यहां पर जो सी वाले पॉइंट पे स्पीड है उसको मैंने एन ऑफ सी बोल दिया, ठीक है, स्पीड एट पॉइंट सी। इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है उसको मैंने बोल दिया एन ऑफ डी, स्पीड एट पॉइंट डी। यहां पे माइनस है, यहां वाले पे देखिए, इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है उसको मैंने बोल दिया एन ऑफ ई। इस वाले पॉइंट पे जो स्पीड है इसको मैंने बोल दिया एन ऑफ एफ। इस वाले पॉइंट पे स्पीड को बोल दिया एन ऑफ जी, और इस वाले पॉइंट पे स्पीड को बोल दिया एन ऑफ। इतना पॉइंट क्लियर है? अब देखिए, तो जब हम सी से डी पे जा रहे हैं तो हमारे सिस्टम में क्या, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हमारे सिस्टम को एनर्जी मिली, और जब भी हमारे सिस्टम को एनर्जी मिलेगी तो स्पीड क्या होगी? अरे यार, हमारे सिस्टम को अगर एनर्जी मिलेगी तो स्पीड बढ़ेगी ना। तो यहां पे हम बोलेंगे दैट एन ऑफ डी इज ग्रेटर देन एन ऑफ सी। पॉइंट क्लियर है कि डी वाले पॉइंट पे जो भी स्पीड होगी वो सी वाले पॉइंट से ज्यादा ही होगी। क्लियर पॉइंट? ऐसे ही देखिए, फिर ई वाले पॉइंट पे क्या हो गई? स्पीड कम हो गई, तो ई वाले पॉइंट पे नेगेटिव, क्योंकि यहां से यहां पर जाने पर हमारे सिस्टम से एनर्जी जा रही है, रिलीज हो रही है, तो स्पीड अगेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगेन ई के बाद जैसे ही आप एफ पे आओगे, सिस्टम में कुछ एनर्जी आई, मतलब एफ पे जो एनर्जी होगी दैट विल बी ग्रेटर देन एन ऑफ ई। ऐसे ही एन ऑफ एच वाले पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी एन ऑफ जी। अच्छा, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कि एनर्जी मिलने पर हमारे सिस्टम को ज्यादा स्पीड मिलेगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी सिस्टम को हमें एनर्जी मिलेगी वो हमारे सिस्टम में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती है। क्लियर है पॉइंट? तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे पॉजिटिव मिलता जाएगा हमारे सिस्टम में स्पीड बढ़ेगी, और नेगेटिव हो जाने के बाद स्पीड जो होगी वो सिस्टम से कम हो जाएगी पहले वाले से। मतलब जो भी पहले वाली स्पीड थी वो कम हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव वर्क मिला हमारे सिस्टम को तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है पॉइंट? इस चीज को मैं यहां पे हटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं। टी थीटा डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। अब देखिए, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम जो है मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए देखना है। द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ सिंगल सिलेंडर इंजन varies more and more variation of the turning movement is observed in case of a 4-stroke single cylinder engine। कह रहा है कि जो हम सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ते हैं, उस सिंगल सिलेंडर इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बहुत ज्यादा बदलता है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस आते हैं उसमें। क्यों आते हैं? क्योंकि वहां पे हमारे पास सिर्फ सिंगल सिलेंडर था। क्या था? सिर्फ सिंगल सिलेंडर था। तो सिंगल सिलेंडर में तो हमें सिर्फ एक ही पावर स्ट्रोक मिलेगा, और बाकी 3 ऐसे स्ट्रोक थे जिसमें हमको वर्क देना पड़ रहा था सिस्टम से। अगर आपको याद हो, कुछ ऐसे ही बनाया था हमने। ऐसे ही था। ये हमारा क्या था? ये था हमारा सक्शन स्ट्रोक। ये स्ट्रोक क्या था? हमारा ये स्ट्रोक था कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक, ये स्ट्रोक क्या था? हमारा पावर स्ट्रोक।
इसको हमने एक्सपेंशन भी नाम दिया था, पावर स्ट्रोक या एक्सपेंशन स्ट्रोक नाम दिया था, और ये क्या था हमारा एग्जॉस्ट। तो इसमें अगर आप देखो तो सिंगल सिलेंडर इंजन में अगर आप ये देखो तो सिंगल सिलेंडर इंजन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही स्ट्रोक ऐसा है जो पॉजिटिव है, बाकी 3 क्या है, लगभग नेगेटिव। ठीक है, तो वहां पर जो हमारा वेरिएशंस था वो बहुत ज्यादा था। जो टॉर्क का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ था, क्या था वहां पर, टर्निंग मूवमेंट का जो फॉर्मूला था वो था F डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ बीटा, यहां पर R इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा, यही फॉर्मूला था। तो यहां पर वेरिएशंस बहुत ज्यादा थे और हमें सिर्फ एक पावर स्ट्रोक मिल रहा था। लेकिन मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या होगा, क्योंकि हमें मल्टी सिलेंडर इंजन की बात करनी है, मल्टी सिलेंडर इंजन में क्या होगा, कई सारे सिलेंडर होंगे। ठीक है, तो अगर कई सारे सिलेंडर होंगे तो मान लीजिए किसी वक्त पे अगर एक सिलेंडर का कंप्रेशन स्ट्रोक है, ऐसे लाइन से मान लीजिए 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 10 सिलेंडर ऐसे लगे हैं, तो पहले वाले सिलेंडर का मान लीजिए कंप्रेशन स्ट्रोक है, और उसी वक्त पे अगर हमारे दूसरे और या किसी अदर सिलेंडर में पावर स्ट्रोक हो जाएगा, तो जो ज्यादा वेरिएशंस मिल रहे थे हमें, अब वो वेरिएशन कम हो जाएगा। मतलब अब हम हर एक स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक निकाल सकते हैं। अगर हम मल्टी सिलेंडर इंजन का यूज करेंगे तो मान लीजिए पहले स्ट्रोक में ये जो सक्शन स्ट्रोक है, यहां पे पहले वाले सिलेंडर का सक्शन है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि यहां पे किसी अदर सिलेंडर है या दूसरे सिलेंडर्स हैं, वहां पर जब पहले सिलेंडर का सक्शन हो रहा है तो किसी और सिलेंडर का पावर स्ट्रोक हो सकता है। अब मान लीजिए इसका कंप्रेशन है, किसी तीसरे या चौथे सिलेंडर का पावर स्ट्रोक इसमें हो सकता है। इस वाले में पावर है, इसमें हमको पावर मिल ही रही है, और किसी का भी पावर हो सकता है। और यहां पर अगर एग्जॉस्ट है तो यहां पे किसी और सिलेंडर का पावर स्ट्रोक हो सकता है। तो मल्टी सिलेंडर इंजन में हम हर एक स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक पा सकते हैं जब हम कई सारे सिलेंडर्स को लगा देते हैं। इसलिए इसमें जो हमें वेरिएशन मिलता है वो कम मिलता है, जबकि सिंगल सिलेंडर इंजन में हमको ज्यादा वेरिएशंस मिल रहे थे। समझ में आया क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ हमें एक ही स्ट्रोक में पावर स्ट्रोक मिल रहा था। वापस से पढ़ते हैं इसे। द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ सिंगल सिलेंडर इंजन वेरीज मोर एंड मोर वेरिएशन ऑफ द टर्निंग मूवमेंट। ये देखिए कह रहा है कि यहां पर जो हमें वेरिएशंस मिलते हैं, पीला कलर लेना है, सिंगल सिलेंडर इंजन सिंगल सिलेंडर इंजन में क्या होता है, वेरीज बदलता है, मोर एंड मोर, ज्यादा और बहुत ज्यादा वेरिएशंस ऑफ द टर्निंग मूवमेंट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ अ 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन। ठीक है, फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन द टोटल क्रैंकशाफ्ट टॉर्क एट एनी इंस्टेंट इन गिवन बाय द सम ऑफ टॉर्क्स डेवलप्ड बाय ईच सिलेंडर एट दैट इंस्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि जो मल्टी सिलेंडर इंजन की हम बात करेंगे तो मल्टी सिलेंडर इंजन में किसी इंस्टेंट पर जो आप क्रैंकशाफ्ट टॉर्क की बात करोगे वो क्या होगा। मल्टी सिलेंडर इंजन में हमने कई सारे सिलेंडर लगाए हैं, तो एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर जो आप टॉर्क निकालोगे, क्रैंकशाफ्ट टॉर्क निकालोगे, वो क्या होगा, इज गिवन बाय द सम ऑफ द, सम मतलब जोड़, किसका जोड़, सभी सिलेंडर्स का जोड़, सम ऑफ टॉर्क्स डेवलप्ड बाय, सम ऑफ टॉर्क्स डेवलप्ड बाय ईच सिलेंडर एट द इंस्टेंट। मतलब कह रहा है कि उस इंस्टेंट पर जितने सिलेंडर हमने लगाए हुए हैं, अगर हमें किसी इंस्टेंट पर निकालना है टॉर्क, तो वो टॉर्क किसी एक सिलेंडर का नहीं होगा, जितने सिलेंडर लगा रखे हैं सभी सिलेंडर का टॉर्क उस वक्त हमको जोड़ना पड़ेगा उस इंस्टेंट पे निकालने के लिए। समझ में आ रहा है? तो जब आप कई सारे टॉर्क्स को जोड़ोगे तो वेरिएशन वो कम होता जाता है। सिर्फ एक है तो ज्यादा वेरिएशन है, कई सारे जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ोगे घटाओगे, तो अल्टीमेटली वो थोड़ा वेरिएशन हमें कम मिलता है। ठीक है, देखिए फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, द एनर्जीज ऑफ द फ्लाई व्हील करेस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द क्रैंक आर एज फॉलोज। ये देखिए अब जो हमने फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर वही पिछला वाला है, वापस हमें पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है। मान लीजिए कह रहा है आपसे कि मान लिया हमने यहां पे जो एनर्जी है इसी इंस्टेंट पर वो है E। ठीक है,
यहां पर जो एनर्जी है वो है E, यही लिखा हुआ है देखिए, E एट C, क्रैंक पोजीशन जब C है तो मान लीजिए वहां पर फ्लाई व्हील की एनर्जी है कितनी, E। ठीक है, अब जैसे ही आप C से D पर जाओगे, फ्लाई व्हील C से D पर जाएगा, तो ये देखिए इस लाइन के ऊपर है ना A1 एरिया, तो यहां पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पर एनर्जी हो जाएगी E प्लस A1, क्योंकि ये प्लस है। ठीक है, उसके बाद जब आप D से E जा रहे हो, देखिए निगेटिव हो गया, लाइन के नीचे हो गया, तो यहां पे E वाले पॉइंट पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो पहले वाला जो है E प्लस A1, ये तो D पर है ही, तो D से E पर आने के लिए आपको माइनस ऑफ A2 करना पड़ेगा, ये वाला A2 जो है माइनस करना पड़ेगा क्योंकि निगेटिव है, तो माइनस ऑफ A2 हो जाएगा, देखिए दिखाई दे रहा है ये। उसके बाद देखिए F पे क्या होगा, जब आप F पे जाओगे, अगेन देखिए D से E से F पे जाने के लिए कर्व ऊपर से जा रहा है, पॉजिटिव हो गया, तो या इसमें आप क्या करो, A3 को प्लस कर दो, तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा E प्लस A1 माइनस ऑफ A2, ये तो पहले का है E वाले का, F पे पहुंचने के लिए आपको प्लस A3 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस A3 है यहां पे। ठीक है, अब वापस देखिए G पर जाने के लिए माइनस A4 करना पड़ेगा इसमें, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे हम बोलेंगे E प्लस A1 माइनस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3, अब माइनस ऑफ A4 करना पड़ेगा। क्लियर है, ये देखिए माइनस ऑफ A4 किया गया इसमें ऊपर वाले में। तो ऐसे ही आप एनर्जीज को निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ अब देखिए समझ में आ गया ये प्रोसीजर मैं क्या कर रहा हूं, हर एक पॉइंट पे एनर्जी को निकालना हूं, कितना पॉजिटिव एरिया है कितना नेगेटिव एरिया। अब from the two values of the energies of the flywheel corresponding to the position C, it is concluded that A minus A2 plus A3 minus A4 plus A5 plus A6 is equal to 0। जो पॉइंट C है, ठीक है, जब आप पॉइंट C से वापस इस वाले पॉइंट C पे आओगे, देखिए वापस यहां पॉइंट C पे आओगे, तो क्या कह रहा है कि जब आप एक पॉइंट C से जहां से चले थे वापस आप उसी पॉइंट पे आ गए, जब आप एक पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आ जाओ तो आपको उस पॉइंट पर उतनी ही एनर्जी मिलनी चाहिए। अरे यार बात समझ में आ रही है, मान लीजिए हमने C से चलना स्टार्ट किया और बीच में ये कई सारी साइकिल्स है, और कई सारी साइकिल होने के बाद वो वापस उसी वाले पॉइंट C पर पहुंच गया। समझ पा रहे पॉइंट को, C से चलने के बाद कई सारी साइकिल्स के बाद वापस वो एंड में किसी C वाले पॉइंट पे जाके पहुंच गया वापस से, तो हम कहेंगे यार C वाले पॉइंट पे तो उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए, मतलब इस वाले C को अगर मैंने E बोला है, यहां पर एनर्जी E है, तो इस C वाले पॉइंट पर भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, E ही होनी चाहिए। ठीक है, तो वापस से हम इस C वाले पॉइंट पे एनर्जी अगर देखें तो वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। ठीक है, और इस C वाले पॉइंट पे हमें एनर्जी पहले कितनी पता थी, E पता थी। देखिए इस C वाले पॉइंट पे पहले एनर्जी E पता थी और बाद में एनर्जी कितनी निकल के आ रही है, प्लस माइनस करने के बाद ये, और हमें पता है कि दोनों C की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों C की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहले C पर एनर्जी कितनी थी, E थी, और बाद में जोड़ घटाव करने के बाद एनर्जी कितनी आई, E प्लस, को मैं सही कर दूं, E प्लस A1 माइनस ऑफ A2 प्लस ऑफ A3 माइनस ऑफ A4 प्लस ऑफ A5 माइनस ऑफ A6, ये आई, ये पहले वाले C की एनर्जी है, ये एनर्जी एट C है। ठीक है, दोनों ही एनर्जी एट C है, EC कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, तो यहां पे क्या आ गया, A1 माइनस ऑफ A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A ऑफ 6 इक्वल टू 0। तो कह रहा है ये चीज क्लियर है कि जितने भी फ्लक्चुएशंस थे, मतलब जोड़ घटाओ करके जितने भी फ्लक्चुएशंस मिले थे सबका सम आप 0 के बराबर पाओगे। अगर याद रखिएगा, अगर हम फाइनली उसी पॉइंट पे जाकर पहुंच गए हैं, तो जहां से चले थे C से चले थे, अगर वापस कई साइकिल्स के बाद अगर वापस C पर पहुंच गए, तो ये बीच में आपको जितने फ्लक्चुएशंस मिले हैं इनका सम जोड़ घटाव मिलके क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा।
यही चीज इसने बोला हुआ है। क्लियर है, समझ में आई ये चीज कहां से आई? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज एनर्जीज इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। कह रहा है इन सब में आपको जो ग्रेटेस्ट एनर्जी मिलेगी, ग्रेटेस्ट का मतलब आपने जो अलग अलग पॉइंट्स पे एनर्जी निकाली है, मतलब आपने सी पे एनर्जी निकाली, डी पे निकाली, ई पर निकाली, एफ पे निकाली, जी पर निकाली, एच पे निकाली, सी पे निकाली, तो ये आपको कई सारी एनर्जीज मिली। अब वो डिपेंड करेगा A1, A2, A3, A4, A5, A6 क्या हैं। तो जिस वाले पॉइंट पे आपको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ दीज एनर्जीज। इन सब में जो भी ग्रेटेस्ट एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, इन सब में जो भी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, ग्रेटेस्ट एनर्जी होगी, इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील। वही फ्लाई व्हील की हमारी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगी। क्लियर है? उन सारे पॉइंट्स में से जो भी एनर्जी ग्रेटेस्ट होगी, जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, उन सब में जो भी एनर्जी ग्रेटेस्ट होगी, सबसे ज्यादा होगी, वही हमारी फ्लाई व्हील की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। पॉइंट क्लियर है? वही हमारे फ्लाई व्हील की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है ये पॉइंट आपको? ठीक, फ्लाई व्हील एंड फॉर द करेस्पॉन्डिंग क्रैंक पोजीशन द स्पीड इज मैक्सिमम। एंड जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा, एक पॉइंट यहां पे मैं आपको नोट करा देता हूं, लिख लीजिएगा। जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा, वहां पर स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर है पॉइंट? सिंपल सी बात है यार, जिस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मतलब इन ए बी सी डी ई एफ जी एच सी, जिस पॉइंट पे आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, मान लीजिए मैं बोला कि ई वाले पॉइंट पे, या मैं बोला लेट से, मान लिया लेट कि हमने ई ऑफ एफ निकाला, देखा सॉल्व करने के बाद, और ई ऑफ एफ पर हमको सबसे मैक्सिमम एनर्जी मिली, इन सभी पॉइंट में से सबसे मैक्सिमम एनर्जी मिली, तो एफ वाले पॉइंट पे, मतलब जो एन एफ की स्पीड होगी, वो भी सबसे मैक्सिमम स्पीड होगी। इन सभी पॉइंट से सबसे ज्यादा स्पीड किस पॉइंट पे होगी? एफ वाले पॉइंट पे होगी। यही है ये पॉइंट लिखने का मतलब, जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा, उस वाले पॉइंट पर स्पीड भी सबसे ज्यादा मिलेगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक, ये पॉइंट क्लियर है सबको? चलिए, एंड द लीस्ट ऑफ दीज एनर्जीज, मतलब कह रहा है इन सब में जहां पर हमें सबसे कम एनर्जी मिलेगी, उस वाले पॉइंट पे हमको सबसे मिनिमम स्पीड मिलेगी। ठीक है, द लीस्ट ऑफ दीज एनर्जीज मतलब उन सारी एनर्जीज में जहां पर सबसे कम एनर्जी होगी, वो हमारे फ्लाई व्हील की लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, लीस्ट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लाई व्हील, और उस पॉइंट पर हमको जो भी स्पीड मिलेगी, वो सबसे मिनिमम स्पीड होगी। क्लियर है? वही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको लिखाया कि जहां पर एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, वहां पर स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी, और जहां पर एनर्जी सबसे कम होगी, वहां पर स्पीड भी सबसे कम होगी। वही पॉइंट लिखा हुआ है, जहां पर लीस्ट एनर्जी होगी, वहां पर फ्लाई व्हील की स्पीड भी सबसे कम। क्लियर है पॉइंट? चलिए, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड देखते हैं कि स्पीड में फ्लक्चुएशन क्या होता है। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड्स ड्यूरिंग अ साइकिल इज कॉल्ड द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या फ्लाई व्हील के रोटेट करते करते जो हमें मैक्सिमम स्पीड मिली और मिनिमम स्पीड मिली, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस आएगा, उसी डिफरेंस को, डिफरेंस का मतलब होता है घटाव, उसी डिफरेंस को हम बोलेंगे मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। समझते हैं क्या है? देखिए, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन स्पीड टू द मीन स्पीड इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। देखिए, अगर हमें फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना है, मतलब ये, तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमको किसी मूवमेंट पर सबसे ज्यादा एनर्जी मिली, तो उस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी? सबसे ज्यादा।
ठीक है, और किसी मूवमेंट पर सबसे कम एनर्जी मिली तो उस पॉइंट पे जो स्पीड होगी सबसे कम होगी। तो इन दोनों का जो घटाव होगा, मतलब क्या कि एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसी को हम क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा स्पीड माइनस सबसे कम स्पीड, इसी को हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। सबसे ज्यादा स्पीड माइनस सबसे कम स्पीड, दिस इज द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। और कह रहा है कि अगर इसी फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को एन मैक्सिमम माइनस एन ऑफ मिनिमम, यही जो हमको सबसे ज्यादा स्पीड मिली और सबसे कम स्पीड मिली, अगर इसको मैं मीन स्पीड से डिवाइड कर दूं तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, जो हमको फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये क्या है, एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम क्या है, ये है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक है, ये है फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। और जब हम इस फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को डिवाइड कर दें मीन स्पीड से तो हमें मिलता है CS। ये CS क्या है, CS को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। CS को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। कैसे मिलता है, फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय मीन। अब आप बोलोगे ये मीन कहां से कैसे निकालेंगे, यार मीन किसी भी चीज का कैसे निकालते हैं, मीन निकालने के लिए उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। मीन निकालने के लिए उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो मीन कैसे निकाला जाएगा, मीन निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, मीन विल बी द, एन मीन कैसे निकालेंगे, तो एन मीन निकालने का तरीका है एन मैक्सिमम, दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड मारा। क्या किया, दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड मारा। वापस से देखिए एन मीन कैसे निकालेंगे, एन मीन निकालने का तरीका है एन मैक्सिमम प्लस एन ऑफ मिनिमम डिवाइडेड बाय, क्लियर है पॉइंट। जब हम फ्लक्चुएशन को मीन से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलता है CS, विच इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ, क्लियर है पॉइंट। अब आता है कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस, एक नया टर्म। ये सारे नए नए टर्म्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ये सारे टर्म्स हैं, आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में दे देगा आपको। कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस इतना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस इतना है। अब आपको पता नहीं स्टीडीनेस या कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस कितना होता है, क्या होता है फॉर्मूला, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस क्या होता है। अभी अभी हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, CS पढ़ा। CS हमने क्या पढ़ा, CS की वैल्यू हमने पढ़ी एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाय एन मीन, ये पढ़ा। इसी CS का आप उल्टा कर दो, मतलब अगर 1/CS की वैल्यू आप निकाल लोगे, इसी को हम बोलते हैं कैपिटल M, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल M, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस। द रेसिप्रोकल ऑफ द, रेसिप्रोकल का मतलब होता है विद क्रमानुपाती। द रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस एंड डिनोटेड बाय कैपिटल M। क्लियर है पॉइंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन निकाला CS, अगर उसी CS का हम रेसिप्रोकल कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, M। इस M का नाम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस। ठीक है, आइडियली इट शुड बी इनफाइनाइट। कह रहा है आइडियली क्या होना चाहिए, ये इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका जो फॉर्मूला है यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। आइडियल की तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिकल लाइफ में आइडियल होती नहीं है। ठीक है, M इज इक्वल टू 1/CS, एन मीन, क्योंकि CS क्या होता है, फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो ये कितना हो जाएगा, मीन डिवाइडेड बाय फ्लक्चुएशन। क्लियर है। क्वेश्चन देखिए, कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस फॉर फ्लाई व्हील इज, कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस की वैल्यू क्या होती है। कोफिशिएंट ऑफ स्टीडीनेस सेम एज कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, गलत। क्या होता है, रेसिप्रोकल पढ़ा है ना हमने, M इज इक्वल टू 1/CS पढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ठीक, ये देखिए, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील ड्यूरिंग अ साइकिल इज N1 एंड N2। ठीक, कह रहा है N मैक्सिमम कितना गिवन है आपको, N मैक्सिमम गिवन है N1,
एन मिनिमम कितना गिवन है, एन मिनिमम गिवन है आपको N2, मैक्सिमम N1 है और मिनिमम कितना है N2 है, बोल दिया है। रिस्पेक्टिवली कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस निकालना है आपको मतलब M निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। तो ये क्या होता है, ये तो 1/CS होता है, और CS की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, CS तो होता है फ्लक्चुएशन अपॉन मीन। तो फ्लक्चुएशन कैसे निकालेंगे, फ्लक्चुएशन होता है चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय मीन, तो मीन ऊपर चला जाएगा, एन मीन ऊपर चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट। और मीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां देखिए मीन का मतलब होता है दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड मारा, तो ये हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई 2, और यहां ब्रैकेट में क्या जाएगा N1 माइनस N2। क्लियर है। देखिए N1 ज्यादा है इसलिए N1 में से N2 को घटाएंगे, N2 में से N1 को नहीं घटाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आंसर देख लीजिए कौन सा हो गया, N1 प्लस N2 बाई 2, N1 माइनस N2, ये ऑप्शन बी। क्लियर है। अब देखिए मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी कह रहा है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है। देखिए अब हमारा फ्लाईव्हील मान लीजिए किसी एनर्जी पे काम कर रहा है, ठीक है, उसको सिस्टम से एनर्जी मिली, तो सिस्टम से एनर्जी मिली तो क्या करेगा वो, सिस्टम से एनर्जी लेने के बाद उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पहले वाली एनर्जी जो थी मिनिमम थी, और जब उसको एनर्जी मिली सिस्टम से, मतलब अंदर जो पावर स्ट्रोक जनरेट हुआ उसने ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की और उसको फ्लाईव्हील ने स्टोर कर लिया, तो अब फ्लाईव्हील की एनर्जी बढ़ गई, तो फ्लाईव्हील की एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो जो मैक्सिमम एनर्जी होगी माइनस मिनिमम एनर्जी होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। जैसे हमने फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या पढ़ा है, जैसे हमने फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या पढ़ा हुआ है, एन मैक्सिमम माइनस एन ऑफ मिनिमम, वैसे फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। क्लियर। तो ये हो गया मेरा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी माइनस मिनिमम एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल्टा ई से। ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे, हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। देखिए क्रैंक रोटेट कर रहा है ना, क्रैंक फ्लाईव्हील लगाए तो फ्लाईव्हील रोटेट ही तो करेगा, मूव थोड़ी करेगा। फ्लाईव्हील क्या करता है, घूमता रहता है ना अपनी पोजीशन पे, वो चलता थोड़ी है कि चल रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। तो फ्लाईव्हील क्या करेगा, घूमेगा। तो घूमने वाली चीज में किस तरीके की एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मूव करती है, लेट्स से अगर मेरे पास कोई बॉडी है, मास m है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv स्क्वायर, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर मेरे पास कोई बॉडी है, कोई लेट्स से कोई सिलेंडर है, वो घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो घूमने वाली चीज में एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द मीन स्पीड ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है पॉइंट। तो फ्लाईव्हील तो रोटेट करेगा, और अगर फ्लाईव्हील रोटेट करेगा तो उसमें क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। चलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, हमने देखा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं आपसे मैक्सिमम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो ये कितना हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि फ्लाई व्हील का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही रहेगा ना। और अगर मैं आपसे मिनिमम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछूं तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ आई ओमेगा मिनिमम का होल स्क्वायर। और अगर मैं आपसे फ्लक्चुएशन पूछूं तो आप बोलोगे सर फ्लक्चुएशन तो यही होता है, ई मैक्सिमम माइनस ई ऑफ मिनिमम। तो मैं कहता हूं कि दोनों की वैल्यू यहां रख दो। तो देखिए ई मैक्सिमम और ई मिनिमम की अगर हम वैल्यू लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है i/2। तो दोनों में अगर मैं i/2 कॉमन ले लूं तो i/2 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। क्लियर। क्या बचेगा, ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर। देखिए यही तो निकला है यहां पे, यही तो सॉल्व करके लिखा हुआ है यहां पर, हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक, माइनस ओमेगा मिनिमम स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला। तो डेल्टा ई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं, देखिए डेल्टा ई को हम इस तरीके से भी लिखते हैं। यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, अब इसको देख लीजिए। ये चीज क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर हो गया, ये कैसे आया। अब हम यहां से यहां पे कैसे पहुंचेंगे इसको देख लीजिए जरा। मैं ऊपर वाली चीज को लिखता हूं यहां पर, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा ई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा मैक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा मीन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में आपने पढ़ा होगा, ये होता है 1/2 हाफ। आप बोलोगे सर ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, यही होता है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब देखिए मैं यहां पे क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिए मैं यहां पे क्या चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इस आई को मैंने वैसे ही लिखा, इस वाले आई को मैंने एज इट इज लिख दिया। इस वाले दो को, ये जो दो लिखा हुआ है, इस दो को मैं ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मीन के नीचे ले जा रहा हूं। किस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, ओमेगा मैक्स प्लस ओमेगा मीन डिवाइडेड बाई 2, और क्या बच गया यहां पर बच गया ओमेगा मैक्स माइनस ओमेगा मीन, इतना बच गया। क्लियर। अब देखिए वापस से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इतना समझ में आ गया। इस दो को मैंने इसके नीचे रख दिया, सिर्फ उठा के ओमेगा मैक्सिमम प्लस ओमेगा मिनिमम के नीचे। अब ध्यान से देखिए, ये तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड दिखाई दे रहा है, ये क्या दिखाई दे रहा है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। और आपको याद हो, अगर फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड में अगर मैं मीन स्पीड से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। तो यहां पे अगर मैं ओमेगा से डिवाइड कर दूं, तो अगर ओमेगा से डिवाइड किया तो ओमेगा से गुणा भी करना पड़ेगा। अगर मैंने ओमेगा मीन से डिवाइड किया तो ओमेगा मीन से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। कर दिया। अच्छा ये चीज पूरी क्या दिखाई दे रही है ये चीज पूरी ओमेगा मीन ही तो है। ये चीज पूरी क्या है, ये चीज पूरी ओमेगा मीन ही तो है। ओमेगा मीन कैसे निकालते हैं, जोड़कर 2 से डिवाइड करना, वही तो लिखा हुआ है। तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, यहां देखिएगा फॉर्मूला आई, यहां पे क्या बन जाएगा, ये चीज ओमेगा मीन बन जाएगा। तो उस ओमेगा मीन को मैं ओमेगा मीन लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये क्या बन गया, ये CS बन गया। ये पूरा, इस पूरी चीज को देखिए, ये पूरी चीज क्या बन जाएगी, CS बन गई, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, CS बन गया ना। तो इस CS को यहां पे कैसे लिखेंगे, तो इसको मैंने CS लिख दिया यहां पर, और ये ओमेगा मीन साइड में बचा ही हुआ है। ठीक है, तो एक ओमेगा मीन पहले से है, एक और ओमेगा मीन का गुणा हो जाएगा, तो ओमेगा मीन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मुझे ये फॉर्मूला मिल गया क्या, कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला, फ्लक्चुएशन ऑफ डेल्टा ई फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला कितना बन गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू आई ओमेगा मीन होल स्क्वायर इनटू CS। क्लियर है पॉइंट। तो ये समझ में आया कि ये फॉर्मूला कैसे आया। क्लियर, मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या क्या चीजें हैं आपको मैंने पहले से बता रखी हैं। आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील। ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट उसका फ्लाई व्हील, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे अगर मेरे पास कोई सॉलिड डिस्क है तो सॉलिड डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा। सॉलिड डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है। ठीक है, mr²/2 होता है। ठीक है, रिंग का कितना होता है, रिंग का mr² होता है, ये रिंग का होता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr² होता है। ये सारी चीजें आपने मैकेनिक्स में पढ़ी होंगी। ठीक, तो ये सब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है डिफरेंट बॉडीज के। क्लियर। ओमेगा मैक्स क्या है, मैक्सिमम एंगुलर स्पीड,
ड्यूरिंग साइकिल, ओमेगा मिनिमम एंगुलर स्पीड ड्यूरिंग साइकिल, ओमेगा मीन मैंने आपको बता ही दिया, वही सारी चीजें लिखी हुई है, इसमें कुछ नया थोड़ी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी EF, आपको क्या निकालना है? फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालनी है। तो फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? डेल्टा E इज इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम, यही होता है। और इसका हमने अभी अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा है? I ओमेगा स्क्वायर CS, I ओमेगा मीन स्क्वायर CS, जहां पे CS क्या था? CS का कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब यहां पे उसने नाम बदल दिया, बस नाम क्या बदल दिया? कह रहा है कि आप इस CS की जगह KES मान लो। कह रहा है कि अब जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसको हम CS से बदल के उसका नया नाम रख देते हैं KES। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I ओमेगा मीन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? यहां पे हम बोल देंगे KES। देख लीजिए फॉर्मूला क्या, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ये वाला, डी वाला। I ओमेगा एवरेज या मीन सेम होता है, एवरेज स्क्वायर इनटू KES। क्लियर है पॉइंट? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन द केस ऑफ अ फ्लाई व्हील, कह रहा है फ्लाई व्हील है, द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज द, कह रहा है जो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी निकालते हैं डेल्टा E। तो डेल्टा E कैसे निकालते हैं? वो तो हम निकालते हैं यार E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम, दोनों का घटाव करते हैं तो डिफरेंस होता है ना। देख लीजिए क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एनर्जी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्लियर है? द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी इज द, अच्छा यहीं पे अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलता तो क्या बोलते? उसको हम बोलते E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम डिवाइडेड बाई E मीन। क्लियर? पढ़ेंगे अभी, हम आगे देखेंगे, अब इसको मत देखिए आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए क्लियर है यहां तक? अब कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी पे आ गए। ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या है? देखिए, जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड पढ़ा, क्या पढ़ा इसको हमने? एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाई एन मीन, ये पढ़ा ना। वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ये हो जाएगा E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम डिवाइडेड बाई E मीन, मतलब मीन एनर्जी। और मीन एनर्जी को यहां पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वो रिप्रेजेंट होगा वर्क डन पर साइकिल। ठीक है, इस E मीन को हम बोलेंगे वर्क डन पर साइकिल, कि उस साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, वो होगा हमारा E मीन। तो जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, वैसे ही कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। यहां पे स्पीड में बात करते थे, यहां पे एनर्जी में बात करेंगे। बस एक चेंज हुआ है यहां पे कि E मीन जो हमारा होगा वो होगा वर्क डन पर साइकिल, कि पर साइकिल में कितना वर्क डन हुआ है। ठीक है, अब वर्क डन पर साइकिल कितना होगा, कैसे निकालेंगे? वर्क डन पर साइकिल निकालने का फॉर्मूला होता है टी मीन इंटू थीटा, मतलब जो मीन टॉर्क आपको मिला है उस मीन टॉर्क को अगर हम थीटा से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये होगा हमारा वर्क डन पर साइकिल का फॉर्मूला। और टी मीन निकालने का फॉर्मूला होता है 0 टू थीटा टी डी थीटा डिवाइडेड बाई 0 टू थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, where t mean is the mean torque, theta is the angle turned by the one cycle, theta is the 2 pi in case of 2 stroke engine और 4 pi। देखिए जो थीटा इज इक्वल टू 2 पाई मतलब कितना हुआ 360 डिग्री, तो 2 स्ट्रोक इंजन में कितना होगा 2 पाई होगा और 4 स्ट्रोक इंजन में कितना होगा 4 पाई होगा। तो यहां पे कुछ करना नहीं है, न्यूमेरिकल्स में इसको हम पुट करेंगे 0 टू थीटा और वहां से हम आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है ये चीज? इसमें कुछ समझाना क्या चीज है, बस आपको ये फॉर्मूला जानना पड़ेगा। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वर्क डन पर साइकिल जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो टी इंटू थीटा होता है, यहां पे टी मीन हो गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड, क्या बोलते हैं इसको हम? फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड टू द मीन स्पीड क्या होता है? एन मैक्सिमम माइनस एन मिनिमम डिवाइडेड बाई एन मीन, इसको हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो गया।
क्लियर? अब देखिए लास्ट टॉपिक अपना बचा हुआ है डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम। अब ये थोड़ा सा लंबा, इसको हम देखते हैं। अब क्या है ये डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम, इस चीज को देखिएगा। क्या है डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम? ठीक है, अब इसका यह मतलब है कि मेरे पास कोई डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम, मतलब मेरे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, और उस पर मैंने फोर्स लगा रखा है। मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है, उस सॉलिड बॉडी पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है, और उस बॉडी को अगर मैं पॉइंट मास से चेंज कर दूं, ध्यान से सुनिएगा बात को, क्या कह रहा हूं मैं। मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है और उस सॉलिड बॉडी को अगर मैं पॉइंट मास से, पॉइंट मास मतलब अगर मैं सॉलिड बॉडी को हटाकर 2 पॉइंट मास से रिप्लेस कर दूं, जो उतना ही इफेक्ट दें, जो उतना ही प्रभाव दें जितना मुझे पहले उस सॉलिड बॉडी से मिल रहा था। क्या बोला मैंने? मैं बात को वापस रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई सॉलिड बॉडी है, क्लियर पॉइंट, सबसे पहली चीज सॉलिड बॉडी है, और उस सॉलिड बॉडी को अगर मैं पॉइंट मास से रिप्लेस कर दूं, 2 पॉइंट मास से रिप्लेस कर दूं, जो पॉइंट मास उसी तरीके का प्रभाव दें, उसी तरीके का इफेक्ट दें जो वो सॉलिड बॉडी मुझे दे रहा था। इस तरीके के सिस्टम को, मतलब ये मेरा पहला सिस्टम हो गया, सिस्टम नंबर 1, और ये मेरा दूसरा सिस्टम हो गया, सिस्टम नंबर 2। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टम नंबर 1 और ये हो गया सिस्टम नंबर 2। तो इसी को हम बोलते हैं कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, जबकि हमारा जो नेट प्रभाव है, नेट इफेक्ट वही रहे, सेम रहे, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम। क्लियर है बात? इसको हम बोलेंगे डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम। चलिए देखते हैं इसको। देखिए ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बॉडी है, रैंडम सी मैंने बॉडी बना रखी है, जिसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस वाले पॉइंट G पर काम कर रही है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने कोई फोर्स F लगाया हुआ है। ठीक है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने कोई फोर्स F लगाया हुआ है, ये इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैंने कोई फोर्स F लगाया जो इससे E डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है? E। ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी है? ये वाली डिस्टेंस है E। ठीक है, इस वाली डिस्टेंस को मैंने E बोला हुआ है। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को 2 पॉइंट मास लिए मैंने, एक M1 लिया, यहां पर देखिए एक पॉइंट मास यहां पर हो गया, एक रॉड ली, उस पर 2 पॉइंट मास मैंने लगा दिया। ठीक है, तो इस पूरी बॉडी को मैंने 2 पॉइंट मास से रिप्लेस किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इस पूरी बॉडी को मैंने 2 पॉइंट मास से रिप्लेस किया है। एक पॉइंट मास हो गया मेरा M1 और दूसरा पॉइंट मास मेरा हो गया M2। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने चेंज नहीं की, जो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो उसी पोजीशन पे लाई कर रही है। देखिए, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन थी वो उसी पोजीशन पर ही लाई कर रही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन हमने चेंज नहीं की। बस इस बॉडी का जो मास था उसको मैंने 2 पॉइंट मास, एक को M1 और दूसरा M2 से रिप्लेस कर दिया, उस पूरे मास को जो पॉइंट B पर रखा हुआ है, और M2 मास पॉइंट D पर रखा हुआ है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इनकी डिस्टेंसेस हो गई कितनी? एक B दूरी पर है और दूसरा A दूरी पर है। ठीक है, एक A दूरी पर है और दूसरा B दूरी पर है। अब देखिए, इस डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम होने के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं, आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने के लिए? नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है, उन कंडीशंस को देखिएगा। ठीक है, उन कंडीशंस को देखिए। आइए देखते हैं कंडीशंस, अगली स्लाइड पे चलते हैं। इन डायनेमिक्स अ रिजिड बॉडी ऑफ आर्बिटरी शेप इज रिप्लेस्ड बाय 2 डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम। ठीक है, वो जो 2 डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम है, बाय रिप्लेस्ड बाय डायनेमिकली इक्विवेलेंट सिस्टम 2 मास सिस्टम हमने रिप्लेस कर दिया, जो M1 M2 से रिप्लेस किया हुआ है।
इन ऑर्डर टू कंसीडर अ टू मास सिस्टम डायनेमिकली इक्विवेलेंट इट मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। मतलब डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने के लिए, मतलब जो हमने रिजिड बॉडी को 2 पॉइंट मास से रिप्लेस किया है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नहीं चेंज की, तो ये कहलाएंगे डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम। कब कहलाएंगे? मतलब रिजिड बॉडी को जब हम 2 पॉइंट मास में बदल रहे हैं तो ये डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम कब कहलाएगा? उसके लिए 3 कंडीशंस हैं। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं जरा देखिए। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फॉलोइंग 3 कंडीशंस। मतलब अगर डायनेमिक कंडीशंस को फॉलो करना है, डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाना है, तो ये 3 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो कंडीशंस क्या क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंडीशंस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन देखिए क्या है। सबसे पहली कंडीशन है m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। m क्या था? m तो था यार रिजिड बॉडी का मास, समझ में आ रहा है? ये देखिए m क्या था? m वॉज द मास ऑफ द रिजिड बॉडी। m इज द मास ऑफ द रिजिड बॉडी, और ये m1 m2 क्या है? m1 m2 है मास ऑफ द पॉइंट मास। ठीक है, जिस मास से हमने रिप्लेस किया हुआ है रिजिड बॉडी को। मतलब क्या हुआ कि बाद में जितना मास आ रहा है और पहले जितना मास था दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब बाद में आपने जितना मास लिया m1 प्लस m2 वो पहले वाले रिजिड बॉडी के मास के बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन है डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने के लिए। दूसरा देखिए, दूसरा कंडीशन क्या है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम शुड फॉल एट द सेम पोजीशन। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे। क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द टू सिस्टम शुड फॉल ऑन द सेम पॉइंट। मतलब ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी हमारी, देखिए वो सेम जगह पर होनी चाहिए, उसी जगह पर। ये नहीं कि जब आप इसको यहां पे रख रहे हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी किसी दूसरे पॉइंट पे चली गई, नहीं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन पे फॉल करनी चाहिए, उसी पोजीशन पे होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए जब हमारे पास रिजिड बॉडी है तो यहां पे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना लगेगा? इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना लगेगा? F इंटू ई लगेगा। वही लिखा हुआ है यहां पे, देखिए रिजिड बॉडी पे जो टॉर्क लग रहा है कितना लग रहा है? F इंटू ई लग रहा है। और जब हमने उसको पॉइंट मास से चेंज कर दिया तो कितना लग रहा है? टॉर्क कितना लग रहा है? F इंटू ई जो पहले लग रहा था माइनस m1 इंटू जी ए प्लस m2 जी इंटू बी। ठीक है, अरे 2 मास हमने ऐड कर लिए ना। ये इस पॉइंट के अबाउट अब बताइए ये आपको कैसा रोटेशन देगा? ये आपको कैसा रोटेशन देगा? यहां पे देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज देगा ना। तो अगर आपको इसके अबाउट टॉर्क निकालना है, मूवमेंट निकालना है, टी निकालना है, क्या हो जाएगा? m1 जी नीचे लगेगा और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? a डिस्टेंस पर लग रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज देगा, देखिए इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क कैसा आएगा कपल? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए क्या हो गया यहां पर? माइनस हो गया। और दूसरा वाला कैसा देगा? इस पॉइंट के अबाउट m2 क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो m2 जी मास है, पहले इसको वेट में बदलिए, f इंटू आर होता है ना, तो f कैसे मिलेगा? m2 इंटू जी। ठीक है, तो m2 इंटू जी नीचे लग गया और इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? b। तो क्लॉकवाइज दे रहा है इसलिए प्लस हो गया। तो यहां देखिए प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या है? दोनों टॉर्क सेम होने चाहिए, पहले वाला टॉर्क बाद वाला टॉर्क दोनों सेम होना चाहिए। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा? यहां से बचा m1a इंटू जी इज इक्वल टू m2b इंटू जी। जी से जी भी कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहां पे? सिर्फ m1 इंटू ए बराबर m2 इंटू बी। ये होना चाहिए। पहला क्या था? पहला पॉइंट था कि मास सेम होना चाहिए, मास बाद वाला और पहले वाला। और दूसरा पॉइंट हमने निकाला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पोजीशन पे होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट भाइयों बहनों, तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए?
द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द टू सिस्टम मस्ट बी सेम अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब पहले आप जितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे थे, बाद में भी उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। तो मान लीजिए पहले था रेडियस ऑफ जायरेशन के बॉडी का, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन पता हो mk², और बाद में जब हमने पॉइंट मास से चेंज कर दिया, तो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ना ये चीज। यहां पे कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां पर आपके पास पॉइंट मास m1 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a है, यहां पे पॉइंट मास m2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हमने b बोला हुआ है। तो इसके अबाउट कितना आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट मास का, m1 इंटू a² mr² होता है, प्लस दूसरे पॉइंट मास का कितना हो जाएगा, प्लस दूसरे पॉइंट मास का कितना हो जाएगा m2 इंटू डिस्टेंस कितनी है b²। तो कह रहा है ये बाद वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जब हमने पॉइंट मास में बदला, और ये पहले वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए, कितना आ गया, पहले वाला हो गया mk², बाद वाला कितना हो गया m1a² प्लस m2 इंटू b²। तो हमने ये तीन कंडीशन पढ़ी। सर क्या तीन कंडीशन पढ़ी, वापस से देखिए कौन कौन सी तीन कंडीशन पढ़ी डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम होने के लिए। मैं यहां पे तीनों एक साथ लिख देता हूं, इरेज ऑल। देखिए क्या क्या कंडीशंस पढ़ी हमने। सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या पढ़ा हमने कि मास सेम होना चाहिए, पहले जितना मास था बाद में भी उतना ही मास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड फॉल ऑन द सेम पॉइंट। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पर होनी चाहिए। देखिए यहां पर है तो नीचे की तरफ यहां पर आ गई। ठीक है, और इसके लिए कंडीशन क्या निकाली, m1 इंटू a, ये देखिए ये वाला मास इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये वाला मास इंटू ये वाली डिस्टेंस। तो हमने इसके लिए कंडीशन क्या पढ़ी है, m1 इंटू a बराबर m2 इंटू b, ये कंडीशन पढ़ी। और तीसरी कंडीशन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए, मतलब पहले वाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था I इक्वल टू mk² और बाद वाला m1a² प्लस m2b। ये है डायनेमिक इक्विवेलेंट कंडीशन की तीन कंडीशंस जो कि बहुत नेसेसरी है। क्लियर पॉइंट? तो दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम। चलिए देखिए, अब ये इसने डेराइव किया हुआ है ये कि जो k की वैल्यू होती है वो a इंटू बी के बराबर होती है। कैसे इसको प्रूफ करेंगे, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, प्रूफ आपके एग्जाम में है नहीं, अगर आप इसको याद कर लोगे ज्यादा अच्छी बात है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कैसे। देखिए तीन कंडीशंस मैंने बताई, यहां पे फिगर बना देता हूं मैं। ये m1 पॉइंट मास हो गया, ये m2 पॉइंट मास हो गया, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG की पोजीशन हो गई। इस डिस्टेंस को मैंने A बोल रखा है, इस वाले डिस्टेंस को मैंने B बोल रखा है। ठीक है, हमको पहली कंडीशन पता है m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमको पहली कंडीशन पता है। और हम एक और चीज जानते हैं, पहला मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसकी डिस्टेंस बराबर दूसरा वाला मास और उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस। तो यहां से m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 से। यहां से m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां से आ जाएगी m1a डिवाइडेड बाई b। ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे रख दीजिए, तो देखिए ये चीज मिलेगा। m2 की वैल्यू हमने यहां पे रख दी। ठीक है, उठा के m2 की वैल्यू यहां रखेंगे, दोनों में m1 कॉमन आ गया, m1 कॉमन ले लिया, a प्लस b एलसीएम ले लीजिए यहां पर। अगर हम m1 कॉमन ले लेंगे यहां पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस a डिवाइडेड बाई b। इसको सॉल्व करिए, m1 a प्लस b डिवाइडेड बाई b, ये आ जाएगा। देखिए यही चीज आई है। क्लियर है इतना? तो यहां से m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इस m1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो b का मल्टीप्लाई हो जाएगा b के साथ, तो m इंटू b और a प्लस b डिवाइड में चला जाएगा, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने m1 निकाल लिया और वैसे ही हम m2 निकाल लेंगे। m2 कैसे निकालेंगे यार, m2 तो पता है ना, m1 इंटू a बराबर m2 इंटू b। तो यहां से अगर m1 की वैल्यू हमने m के टर्म्स में निकाल ली, तो m1 रखिए कितना आ गया, m इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू
m2 इंटू बी, इस वाले b से ये वाला b उड़ा दीजिए, उड़ा दिया तो क्या बचा यहां पे m2 की वैल्यू देखिए, m2 की वैल्यू कितनी आ गई, m इंटू ए डिवाइडेड बाई a प्लस बी। क्लियर है? तो यहां से हमने ये निकाल लिया m1 और m2 की वैल्यू। अब जब हमने m1 और m2 की वैल्यू m के टर्म्स में निकाल ली, m1 और m2 की वैल्यू हमने m के टर्म्स में निकाल ली, क्या करिए अब इक्वेशन 2 और 3 पे आ जाइए। ये हमने पढ़ा था m के स्क्वायर इज इक्वल टू m1 a स्क्वायर प्लस m2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने लिखा m के स्क्वायर इज इक्वल टू m1 इंटू ए स्क्वायर प्लस, यहां पे इसको मैं कैसे तोड़ रहा हूं देखिए, इसको मैंने लिखा m2b इंटू बी, बी स्क्वायर है ना, इसको मैंने लिखा m2b इंटू बी। अब वापस से देखिए m1a स्क्वायर प्लस, यहां पे इस m2b को मैं m1a लिख सकता हूं और ये बचा हुआ b हो गया। क्लियर? अब जो इक्वेशन 4 और 5 में हमने वैल्यू रखी है, किसकी वैल्यू रखी है, m1 की वैल्यू रख दीजिए यहां पर। जो हमने m1 की वैल्यू निकाली है, कितनी निकाली है, m1 की वैल्यू हमने निकाली है mb डिवाइडेड बाई a प्लस बी। कितना निकाला है, m1 की वैल्यू कितनी निकाली है, mb डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये उठा के यहां पे रख दीजिए। तो ये उठा के जब आप यहां पे रखोगे और सॉल्व करोगे तो कट्टम कुट करने के बाद लास्ट जो रिजल्ट आता है आपको ये याद रखना है, k स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी। ये ए बी क्या है, दोनों पॉइंट मास की, ये ए बी क्या है, ए बी है दोनों पॉइंट मास की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूरी का गुणनफल, दूरी का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल। पॉइंट क्लियर है? और ये के स्क्वायर क्या है, के हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है, उसका स्क्वायर। तो यहां से हमने एक और कंडीशन निकाल ली कि रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में दोनों मासेस को हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितनी दूरी पर रखा हुआ है उनका मल्टीप्लाई। ये कंडीशंस बहुत पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ध्यान रखिएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इट इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला। तो के स्क्वायर बराबर ए बी, ये आपको याद होना। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। यहां पे 2 क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। चलिए, कह रहा है द एसेंशियल कंडीशन ऑफ प्लेसिंग द टू मासेस सो दैट द सिस्टम बिकम्स डायनेमिकली इक्विवेलेंट। कह रहा है डायनेमिक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये तो रेडियस ऑफ जायरेशन वाली कंडीशन अभी जो हमने पढ़ी वो दिया है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि के स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी होता है, ठीक है। के स्क्वायर बराबर ए गुणे बी, ये होता है जहां ए और बी क्या होते हैं, दोनों पॉइंट मास को, पहले पॉइंट मास को मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितनी दूरी पर रखा था और दूसरे पॉइंट मास को, ये बी दूरी हो गई, दूसरे पॉइंट मास को मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जितनी दूरी पर रखा था, इन दोनों का गुणनफल। अब कह रहा है यहां पर इन दूरियों का नाम ए और बी ना रख के वो क्या कह रहा है, डिस्टेंसेस ऑफ मासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटीज L1 L2। कह रहा है कि आप सर ए को L1 बोल दो और बी को L2 बोल दो और रेडियस ऑफ जायरेशन को kg बोल दें। तो अब क्या आ जाएगा आंसर, तो हम, अरे यार कंडीशन थोड़ी बदल जाएगी। के स्क्वायर बराबर a इंटू बी होता है, a का नाम L1 हो गया और b का नाम L2 हो गया। तो ये रिलेशन आएगा, देख लीजिए किसमें दिया है, ये दिया है, कहां गया, kg स्क्वायर, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो आंसर नंबर डी सही होगा, दिस इज kg, ये स्क्वायर यहां पे होगा, ठीक है, मिसप्रिंट है। तो दिस 2 इज हियर, kg स्क्वायर इज इक्वल टू L1 इंटू L2, करेक्ट ऑप्शन डी। यहां पे देखिए वही क्वेश्चन है, ठीक। तो L1 L2 इज इक्वल टू kg स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। आप क्या करो, आपने थ्योरी लगभग पढ़ ली है, मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। व्हाट द कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनर कैन आस्क, जो पूछ सकता है, या आप बुक्स में जितने भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं। अब क्वेश्चंस भी मैंने लगवाए हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लास। एक लिमिटेड टाइम होता है, यह संभव ही नहीं कि मैं पूरे के पूरे क्वेश्चंस क्लास में लगवा दूं। मैक्सिमम जितने ट्राई हो सकते हैं या जितने तरीके के हो सकते हैं, मैंने कोशिश की है सारे कॉन्सेप्ट बताने की और सारे क्वेश्चंस की एक टाइप बताने की।
बाकी आप प्रैक्टिस करो, अगर दिक्कत होती है तो उसको हम बाद में डिस्कस। ओके, तो यहां पे हमारा चैप्टर होता है ये थर्ड एंड। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है कैम्स एंड फॉलोअर्स। तो वहां पे हमें डिफरेंट टाइप्स के कैम्प्स देखने हैं, क्या टाइप होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।